चलें जी, हम अपना आज का सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ईएससी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके जो 8 मार्क्स आते हैं उनके डिवीजन के हिसाब से आपको मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ करवा चुकी हूँ। अब जो हम लोगों ने आगे करना है, हमने करनी है टेस्टिंग, ठीक है? और टेस्टिंग से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहती हूँ आप लोगों की क्लियर हो जाएँ। तो आज का जो सेशन है थोड़ा-सा ईएससी का मैं इस हवाले से इलैबोरेट करवाना चाहूँगी ताकि आप लोगों को जो कॉमन एरर्स हैं, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनमें कुछ कॉमन एरर्स हैं। तो वो जो एरर्स हैं, उनका हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्यूशन जो है वो अपने माइंड में रखना है ताकि अगर कभी हमें एक ऐसा मुबहम सवाल किया जाए हमसे, तो हम कन्फ्यूज़ ना हों उसका जवाब देने में, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयर से। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोगों को स्क्रीन विज़िबल हो जाए, तो काइंडली आप मुझे कोई भी बता दीजिएगा। स्क्रीन विज़िबल है मेरी? कोई सुन रहा है? जी, जी, स्क्रीन आपकी यस, विज़िबल है, आवाज़ भी आ रही है, कंटिन्यू रखें। सर काइंडली मैं ये पूछना चाहती थी व्हाट्सएप नोटिफ़िकेशंस कैसे म्यूट होते हैं? बार-बार ऊपर आ जाते हैं। इनका कोई तरीका है इसे म्यूट करने का? ये आप सेटिंग से ही म्यूट करते होते हैं कि वहाँ पे नोटिफ़िकेशंस जो होते हैं आप उनको ऑफ कर देते हैं व्हाट्सएप के, तो फिर आपको नोटिफ़िकेशंस सिर्फ़ इसमें ही नहीं बल्कि नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते ही नहीं हैं। जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो तब देख लेते हैं कि किसके मैसेजेस आए हुए हैं। तो आप सेटिंग में जाएँगे, उसके बाद वहाँ पे नोटिफ़िकेशंस में जाएँगे और उनको ऑफ कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। चलें जी, आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जो कॉमन एरर्स से रिलेटेड है, ठीक है? थोड़े से ये कॉमन एरर्स हैं नाउन के अंदर, प्रोनाउन के अंदर और डिफरेंट जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके अंदर। तो मैं चाहती हूँ आप जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो इनको ज़रूर ध्यान में रखें। आप लोगों को इनकी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, वी रिसीव्ड समन्स टू अटेंड द कोर्ट, ठीक है? कोर्ट को अटेंड करने के लिए ना वी रिसीव्ड समन्स, हमें समन्स मिले हैं। अब यहाँ पे एक छोटा-सा कॉमन एरर है कि जो समन होता है ना कोर्ट की तरफ से आता है, तो वो होता ही मजमुआ है, मतलब वो नाम है, उसमें जो एस है वो प्लूरल को शो नहीं कर रहा, वो उसका नाम ही उससे रिलेटेड है, तो वो हमेशा समन आता है एक, ठीक है? और उसे समन्स बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ये कॉमन एरर है, यहाँ पे इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे? वी रिसीव्ड अ समन्स टू अटेंड द कोर्ट, ठीक है? हम इसको क्या करेंगे? हम इसके साथ लगाएँगे जो कि आर्टिकल है, इससे पता चलेगा कि कोर्ट से जब भी कोई समन आता है तो वो एक आता है, ठीक है? ज़्यादा नहीं आते। अगला है देयर शीप्स आर गेजिंग इन द फील्ड। अब आप जानते हैं कि जो शीप है ना उसका प्लूरल भी शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देयर शीप, ठीक है, एस नहीं लगाएंगे, आर गेजिंग इन द फील्ड। अब हिज हेयर्स आर वाइट, तो अब आप ये बात भी याद रखिएगा, हेयर्स मजमुआ कभी भी उसका हेयर्स नहीं होगा, वो हमेशा हेयर ही रहेगा और आर भी नहीं लगेगा, उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हिज हेयर इज वाइट। अब अगर हमने हेयर कह दिया ना तो सबको पता चल गया कि उसके जितने भी बाल हैं उसके सर के ऊपर वो क्या है, वाइट हैं। इसे हमें प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। अब है वी रीड मैनी पोइट्रीज। अब पोइट्रीज जो है ना ये हम राइट ही नहीं करते, ठीक है? ये क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्चुअल वे में तो ठीक होता है लेकिन कंसेप्चुअल वे में ना ये ऑकवर्ड होता है राइट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे पोइट्रीज की जगह पे हम पोइम्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वी रीड मैनी पोइम्स, ठीक है? असलम कैन नॉट सी विदाउट स्पेक्टिकल्स, ठीक है? यहाँ पे असलम जो है वो नहीं देख पा रहा विदाउट स्पेक्टेकल्स। देखिए अब जब मैंने पढ़ा भी है ना तो भी मैंने स्पेक्टेकल्स ही पढ़ा है, ठीक है? ये मजमुआ ही आएगा। असलम हालाँकि सिंगल है, सिंगल के साथ सिंगुलर आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे मजमुआ ही आएगा। ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं।
असलम कैन नॉट सी विदाउट स्पेक्टेकल्स, ठीक है। द सीनरीज ऑफ सवात आर वंडरफुल, सिंपली सीनरीज लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीनरी लगाएंगे जस्ट। द सीनरी ऑफ सवात क्या है जी, इज वंडरफुल, और आर लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब नसीमाज कोट कलर, सॉरी नसीमाज कोड्स कलर इज रेड, इसको मतलब इसको हमें करने की जरूरत ही नहीं है, नसीमा को भी स्पेसिफाई करें हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के, ठीक है। कोड के कलर को भी हम कोड को भी हम स्पेसिफाई करें अपोस्ट्रोफी एस लगा के, तो इसकी जगह पे हम कलर को स्पेसिफाई कर देंगे, क्या लगा के, दा लगा के, दा लगा के हम कलर को खास बना देंगे, द कलर ऑफ नसीमाज कोट इज रेड, ठीक है। ये फिर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। असलम लॉस्ट हिज ट्राउजर, अब यहाँ पे देखें ये ट्राउजर सिंगुलर लगाया हुआ है इन्होंने असलम की वजह से ना, क्योंकि वो सिंगुलर है, लेकिन आप याद रखिएगा ट्राउजर सिंगुलर नहीं प्लूरल में यूज होता है, ट्राउजर्स आता है, ठीक है। असलम लॉस्ट हिज ट्राउजर्स, द टेबल्स लेग इज ब्रोकन, ठीक है। द, अब सिंपली इसको हमने ठीक करना है, किसको स्पेसिफाई करना है, लेग को, जो टेबल की टूट गई है उसको स्पेसिफाई करना है, तो हम क्या कहेंगे, द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन, ठीक है। शाजिया हैज लॉन्ग हेयर्स, पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, हेयर्स नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, हेयर यूज होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इट्स वेरी इजी। अब यहाँ पे कहते हैं ही बॉट 2 डजन्स और एग्स, ठीक है, 2 डजन्स लगा दिया इन्होंने, डजन्स की जगह पे हम सिर्फ डजन लगाएंगे, ठीक है, 2 डजन एग्स, ओके। आई गिव 10 पैसाज टू द बेगर, तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, आई गिव अ 10 पैसा पीस टू अ बेगर। यहाँ पे अगर एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने सिंपल भी लिखना है ना, तो आप क्या करेंगे, आई गिव 10 रुपीज, पैसा की जगह क्या कर दूंगी, रुपीज कर दूंगी, टू द बेगर्स। डू नॉट मेक फ्रेंड विद बैड बॉयज, ठीक है, डू नॉट मेक फ्रेंड्स विद बैड बॉयज, ठीक है, यहाँ सिंपली फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स आएगा, विद बैड बॉयज लगा हुआ है क्योंकि। उसके बाद है जी डू नॉट, सॉरी शी हैज अ 50 रुपीज नोट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शी हैज अ 50 के बाद हम क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। जब मैंने आप लोगों को पंक्चुएशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों ने डबल कंपाउंड वर्ड को सेपरेट करना हो तो हम उसको सेपरेट किससे करते हैं, हाइफन से करते हैं। इसी वजह से 50 और रुपीज के दरमियान में क्या आ जाएगी, हाइफन आ जाएगी, जिसे हम सिंपली एक स्मॉल डैश भी बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी आई वे अबाउट 10 स्टोन्स, ठीक है, आई वे अबाउट 10 स्टोन्स, यहाँ पे क्या आएगा जी, अब स्टोन आएगा, 10 स्टोन आएगा, और ये जो वे है ना, वेट को भी बोलते हैं, ठीक है, तो आई वेट अबाउट 10 स्टोन भी हो सकता है, उसकी स्पेलिंग भी आप जानते हैं, WEIGHT। 3 liters of milk a day are enough for you, अब देखें ऑफ मिल्क a day लगा हुआ है, उसके साथ आर लगा हुआ है, तो दैट्स रॉन्ग, ठीक है। 3 liter of milk is sorry 3 liter of a milk is enough for you, ठीक है, is enough for you तो इस आ जाएगा। 5 miles are a long distance, simply 5 mile is a long distance, इस आएगा इसके अंदर, ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है 100 पैसाज आर इक्वल टू 1 रुपी, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है, या फिर टू 1 रुपी की जगह पे आप आर रुपी भी लिखेंगे तो भी ठीक है, इट्स गुड, ठीक है। 20,000 रुपीज आर अ लार्ज सम, 20,000 रुपीज इज अ लार्ज सम, ये बात याद रखिएगा। अब आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि जहाँ पे क्वांटिटेटिव यूज हो रहा है, क्वांटिटेटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो उसके साथ अक्सर हम क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर्स लगा रहे हैं। द न्यूज आर ट्रू, आर नहीं आएगा, द न्यूज इज ट्रू। उसके बाद आएगा वी आर हिज सन इन लॉज, तो वी आर हिज सन इन लॉ, यानी चाहे बहुत सारे हैं हम फिर भी सन इन लॉ ही लगेगा, सन इन लॉज नहीं लगेगा, ओके। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, आई हैव मेनी वर्क टू डू, ठीक है, वर्क्स लगाने की फिर आपको जरूरत नहीं है, आप मैनी लगा रहे हैं। आफ्ताब इज वीक इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे सिंपली है मैथमेटिक, हम क्या लगाएंगे जी, आफ्ताब is weak in mathematics, okay. He has a Caesar, अब देखें सीजर जो है ना पेयर ऑफ सीजर्स होता है, ठीक है, he has a pair of scissors, okay. सीजर्स का पेयर होता है हमेशा। I am yours obediently, I am के बाद हम देखें यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है, yours obediently जो है ना इसमें देखें, हम गौर से देखें YOUR, उसके बाद अपोस्ट्रोफी और एस लगा हुआ है, तो हम अपोस्ट्रोफी और एस नहीं लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे, YOURS, yours obediently। अब मैं बात करती हूँ एप्लीकेशन की। जब हम लोग एप्लीकेशन राइट करते हैं तो हम लास्ट में लिखते हैं, पता है उसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है,
हम yours कैसे लगाते हैं, YOUR उसके बाद apostrophe और s, जबकि ये गलत है, हमें लगाना चाहिए simply YOURS, तुम्हारा, yours obediently, ठीक है। अब कॉमन एरर्स हैं इन द यूज ऑफ प्रोनाउन, जाहिर है नाउन के कॉमन एरर्स जाने हैं तो प्रोनाउन के कॉमन एरर्स भी तो जाने होंगे ना। तो वो कहते हैं हु इज इन द रूम, फिर वो कहते हैं इट्स मी, इट इज मी आया हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हु इज इन द रूम, सिंपली हु इज इन द रूम, इट इज मी नहीं आएगा, इट इज आई आएगा, ठीक है, इट इज आई। या फिर एक और बात मैं आपको बताऊं, इट्स मी भी आ सकता है इसके अंदर, ओके। माई पेन इज मोर कॉस्टली देन योर नहीं आएगा जी, देन योर्स आएगा, तुम्हारे, ठीक है। एक सेकेंड, माई पेन इज मोर कॉस्टली देन योर्स, आई एम योर्स फेथफुली, देखें फिर गलती, हम लोग योर्स को कैसे लिखेंगे, IMYOURS, इसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। आई होप आपकी ये मिस्टेक जो है कवर हो गई होगी और क्लियर हो गई होगी। बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड मी, हमेशा याद रखिएगा क्या होगी जी, पोजेशन फॉर्म जो है इसकी वही लगेगी। none of these two have come, तो none of these two has come आएगा, यहाँ have नहीं आएगा, ओके। यहाँ पे सिंगुलर के तौर पे यूज होगा। neither of them were present, neither of them was present, सिंगुलर के साथ यूज होगा। who do you want to see, whom do you want to see, याद रखिएगा who जो है वो हमारी एक सिंपल फॉर्म आ जाती है, और हम whom असर्टिव फॉर्म अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा फायदा देगी। let us take his leave, let us take leave of him, ठीक है, let us take leave of him, that is the conceptual difference and contextual difference। जब हम कोई भी फिक्रा कॉन्टेक्स्ट के हवाले से पढ़ें और उसकी ग्रामर ठीक हो तो वो कॉन्टेक्चुअली तो ठीक होता है, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो कंसेप्चुअल वे है, हमें उसे भी देखना पड़ता है। बाज औकात हम अपनी तरफ से ठीक लिखते हैं, लेकिन क्या होता है जी, वो कॉन्टेक्चुअली तो ठीक होता है बट कंसेप्चुअली ठीक नहीं होता। दैट्स व्हाई हमें काफी ज्यादा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को। अब आगे है जी, इट इज आई हु इज टू ब्लेम, सिंपली यहाँ पे आएगा इट इज आई हु एम टू ब्लेम, इस जो है उसकी जगह पे क्या लगेगा, एम लगेगा, क्योंकि आई के साथ आप क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, ओके। फोर men were fighting with each other, four men were fighting with one another, each other नहीं आएगा यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, one another आएगा। अब यहाँ पे आगे है these books are for you and she, गलत है, आपको पढ़ते ही पता चल गया है, these books are for you and her, ओके, उसी की पोजेशन फॉर्म आएंगी। I, you and he will help the poor, you, he and I will help the poor, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन, ओके। हमने एक ही सेंटेंस के अंदर पहले सेकेंड पर्सन लगाया, फिर हमने थर्ड पर्सन लगाया, और फिर हमने फर्स्ट पर्सन लगाया। Either of these boys have stolen my pen, any of these boys have stolen my pen, either की जगह पे any लगेगा, क्योंकि आपने क्या करना है जी, उन सारे बॉयज के बारे में बात करनी है। One must do his duties, one must do one's duties, his duties नहीं, one's duties, ठीक है। Anyone can do it in one try, हाँ जी ऐसे ही है। Anyone can do if he tries, sorry if one tries नहीं आएगा, sorry ये if था, मुझे नजर नहीं आ रहा था। Anyone can do it if one tries, ठीक है, if की जगह पे हम क्या करेंगे, anyone can do it if he tries, ठीक है, one नहीं आएगा फिर। अब यहाँ पे देखें जी, अगला है फरहाना एंड रिजवाना लव वन अनदर, तो यहाँ पे देखें सिंपली लव वन अनदर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है। ओनली वन ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट, अब देखें बॉयज किस खुशी में यहाँ पे इन लोगों ने आगे जाके इसको वर प्रेजेंट लगा दिया है बॉयज के साथ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे जी, वाज प्रेजेंट आएगा, ओनली वन ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट आएगा। ही इज ओल्डर देन मी, ही इज ओल्डर देन आई आएगा। ये बात याद रखिएगा पोजेसिव केसेस को इस्तेमाल करते हुए कि जहां पहले ही पोजेसिव केस यूज हुआ हो तो उसे हम पोजेसिव यूज नहीं कर सकते, हम उसकी जगह पे उसका सिंपल फॉर्म जो होती है नॉमिनेटिव केस उसको यूज करते हैं। A friend of you came to me, a friend of yours, ठीक है, a friend of yours ये तमीज बता रहा है, a friend of yours came to me, ठीक है। He keeps himself away from school, he keeps away from school, himself नहीं आएगा, he keeps away from school, वो खुद को स्कूल से दूर रखता है। The fish weighs itself 10 kilograms,
द फिश वेट्स 10 किलोग्राम। इटसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। आई फील माई सेल्फ अनवेल, आई फील अनवेल लगाएं, सिर्फ माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई जो है अपने आप को खुद ही खास बना रहा है। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। इसी तरह आगे एडजेक्टिव के हैं, उसके बाद आर्टिकल्स के, फिर वर्ब के, देन एडवर्ब के, प्रेपोजिशन के, कंजंक्शंस के। क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है और मेरे पास लेक्चर्स भी काफी ज्यादा बचे हुए हैं आप लोगों के, प्रीवियस भी मैं आप लोगों को रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो ये कॉमन एरर्स जो है ना हम थोड़ा थोड़ा करके खत्म करेंगे। जो मेन चीज मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ, आज हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह प्रपोजिशंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब आप देखें आगे आया हुआ है सेंटेंस कंप्लीशन। क्या आया हुआ है आगे? सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन के रूल्स भी बताए हुए हैं यहाँ पे और इसकी एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट की हैं और साथ में ना टिक भी लगा हुआ है। आपको आई थिंक गौर से ना आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, 4 एंड एक्सरसाइज नंबर 5। इसका कल मैं टेस्ट लूंगी, बल्कि एक सेकेंड ना जस्ट मैं देख लेती हूँ कितनी एक्सरसाइजेज हैं। देखिए अब इसकी टोटल 16 एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप लोग करने बैठे ना अगर आप लोग करने बैठे ना तो इसकी 10 एक्सरसाइजेज आराम से हो सकती हैं। तो कोई एक मुझे जरा ना माइक ऑन करके बता दे कि वो कितनी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। जी आसफा परवीन। अताउल्ला मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। हेलो मैम, आवाज आ वालेकुम रही है? अस्सलाम। जी जी आवाज आ रही है आपकी। जी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी मैम, देखने में तो जी छोटी लग आसफा रही हैं, परवीन फिर आप बोले। हाँ जी, दिखने में भी छोटी दिखने हैं में और तो मतलब छोटी लग इजी रही। हैं आप काफी। देख लेना, बाकी आप क्या क्या देना चाह रही हैं टेस्ट में, फिर उस हिसाब से दे दें। हाँ जी 5 से above भी हाँ देना जी चाह रही हैं तो दे दें, छोटी हैं इजीली समझ आ जाएंगी। वैसे भी आप समझा रही हैं तो क्लियर हो रहा है। जी, मैं इसी वजह से ना कॉमन एरर्स आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि हम ना सेंटेंस कंप्लीशन करें ना, तो कोई अगर मुबम सवाल आ जाए तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। अब ना अच्छा ठीक है, कल का जो टेस्ट मैं बनाऊंगी ना आप लोगों का, पूरी पूरी मेरी कोशिश होगी। असल में हम स्कूल जाते हैं ना और स्कूल का टाइम अब आप लोगों के सामने है कि स्कूल का टाइम बहुत ज्यादा कर दिया गया है, हम बेचारे टीचर्स के ऊपर जुल्म किया गया है। तो ना कल आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो होगा नेक्स्ट एंटोनियम्स। मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट एंटोनियम्स आपके होंगे जी इंशाल्लाह ताला 51 से। ये देखें यहाँ पे है 51 मैग्नीफाई। ठीक है, 51 से आपके स्टार्ट होंगे और कंप्लीट आपके एंटोनियम्स होंगे 94 तक। ठीक है, और ना आपकी 10 सेंटेंस कंप्लीशन एक्सरसाइजेस होंगी। ओके, ये आपका कल का टेस्ट होगा। कॉमन एरर्स जो है आज मैंने नाउन के करवाए हैं और प्रोनाउन के करवाएं। आहिस्ता आहिस्ता मैं कॉमन एरर्स भी करवाती रहूंगी आप लोगों को। 10 एक्सरसाइजेस देखिए यहाँ पे एंड हो रही है। एक्सरसाइज नंबर 10 देखिए कितनी छोटी सी है, 4 इसकी जस्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये इंशाल्लाह करके फिर हम इसको ना पार्ट 2 एलिमेंट्री लेवल और ये सारा ग्लॉसरी वगैरह ये सब कुछ करेंगे ताकि हमारे माइंड में ना सब कुछ अच्छे तरीके से आ जाए। इस पूरी बुक को हमने इंशाल्लाह ताला खत्म करना है इंशाल्लाह ताला। और लास्ट के 2 लेक्चर बचा के ना आप लोगों के मैं जो ग्रैंड टेस्ट हैं रिलेटेड टू पास्ट पेपर्स वो भी ले लूंगी। और आज इंशाल्लाह मैंने बुक मंगवाई हुई है पास्ट पेपर्स की ना ईएसई की। जैसे ही वो बुक आती है मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी। साथ साथ 2-2 पास्ट पेपर्स जो है ना डेली बेसिस पे आपको वो भी दे दूंगी। इंशाल्लाह इंग्लिश का आप लोगों का पोर्शन बहुत अच्छा क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला। पूरी कोशिश है, मेरी पूरी कोशिश है। अब बात कर लेते हैं जरा एसएससी इंग्लिश कैंडिडेट्स से। एसएससी इंग्लिश कैंडिडेट्स में बुशरा बतूल मौजूद है यहाँ पे, फायजा मौजूद है यहाँ पे, साथ में नाजिया मंजूर, साइमा इकबाल मौजूद है यहाँ पे। और ना मैं जानना चाह रही हूँ वो 5वीं कौन सी है, मुझे ना नाम याद नहीं है, काइंडली बता दें 5वीं जो गर्ल है वो कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं हूँ शाइस्ता जावेद। ओके ओके ओके,
थैंक यू शाइस्ता। यानी यहाँ पे अब बुशरा बतूल और इसके साथ फायजा अलाउद्दीन, नाजिया मंजूर, साइमा इकबाल और शाइस्ता जावेद, आप लोगों ने यार मेरी बात बहुत गौर से सुननी है, ठीक है? आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से ना मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है, उसमें सब कुछ मौजूद अस्सलाम है। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम साइमा। मैम मैं एसएससी इंग्लिश की नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर की हूँ। वो है समीना इकबाल। यार सीरियसली नाम में मुझे काफी कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर। जी अच्छा मैम चलें वो ठीक, जी कोई बात नहीं, ओके थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अब वो वाली कहाँ पे हैं समीना? वो तो ऑन ही नहीं है यहाँ पे। चलें खैर, अच्छा जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो शो हो रही होगी ना? तो ये देखें, आप लोगों के लिए मैंने बनाई है एक बुक टाइप। अभी तो इसको मैंने कंप्लीट करना है, अभी तो शुरू ही किया है। इंशाल्लाह ताला इसको मैं जरूर 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 कंप्लीट करूंगी इंशाल्लाह। मेरा पूरा एक मेन फोकस है इस पे। अब जब भी हम लोग ना मतलब लेक्चरशिप के पेपर दे लें या फिर कुछ भी दे लें ना, तो उसको ना तैयार करने का एक सेट पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। मैंने तो अपनी टीचर से, मैम से सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका काफ़ी इफेक्टिव रहा है। मैंने 2 पीपीएससी के टेस्ट दिए और दोनों क्लियर हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम बेचारे जनूबी पंजाब वालों को इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाता। खैर, तो मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि ना आप लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब हमारी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामाज हैं, पोइट्री है और प्रोज वर्क है ना, उसकी मैं आपको एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करूं जिस लिस्ट के जरिए आप लोग वो सारे के सारे जो पेपर्स हैं उनको अच्छे तरीके से क्या करें, उनको कर लें। जैसे अब मैंने ये नॉवल की लिस्ट बनाई है ना, यकीन करें मैंने पूरे 2 दिन लगा के सर्च कर करके बनाई है। इसमें ना मैंने 20 नॉवेल्स डाले हैं। ये देखें, इसमें मैंने 20 नॉवेल्स डाले हैं। फिर ड्रामा स्टार्ट होता है। अभी ड्रामा की मैंने फाइनल नहीं किया, अभी मैंने नॉवल की फाइनल किया और आपके जिम्मे काम भी नॉवल का ही लगाऊंगी आज, ठीक है? और आपको सारा कुछ सर्च किरण करना कहाँ देखें बताऊंगी। आप, नजर तो कुछ आ नहीं रहा। हैं? अच्छा जी, एक सेकेंड, मैंने स्क्रीन स्टॉप नहीं आपकी की थी। स्क्रीन शेयरिंग, हाँ आपकी स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है। आई थिंक आपने अभी की नहीं है। अब हो रही है? मैं कब से ऐसे ही खाली खाली बोली जा रही हूँ। अब हो रही है सर? देखें। जी जी अब हो रही है। अब अगेन से बताएं जरा। अच्छा जी, तो ना अब मैं ये एक पीडीएफ फॉर्मेट बना रही हूँ। यहाँ से अभी नहीं, वो स्टार्ट यहाँ से किया। समीना इकबाल से स्टार्ट किया था ना, समीना इकबाल से स्टार्ट करें। अच्छा जी सर, अब समीना इकबाल के बारे में मैं नहीं जानती वो कौन है, और उन्हें मतलब मैं ये कहना चाहूंगी आप सेशन ज्वाइन करें, ठीक है? तो खैर, आज मैं बात कर रही थी इसकी एक पीडीएफ फॉर्मेट की। जब हम लोग यूपीएससी का पेपर देते हैं, लाइक कोई भी लेक्चरशिप का या किसी का भी ना, तो हमें पहले पहले ना मेन वर्क जो होते हैं ना उनको करना पड़ता है कवर। और वो जो मेन वर्क होते हैं उनको ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है? आपको पता लगाना पड़ता है कि किसके पेपर ज्यादा हैं, किस पास्ट पेपर्स में किसके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, और ये काफी ज्यादा मतलब एक थॉरो डीप स्टडी होती है। तो अभी सिर्फ मैं नॉवल पे पहुंची हूँ और नॉवल का मतलब मैंने अपनी तरफ से जितना एक इंसान से कोशिश हो सकती है, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि मैं नॉवेल्स की एक ऐसी लिस्ट आपको प्रोवाइड करूं जो कि अगर आप लोग करते हैं, और करने का तरीका भी मैं बताऊंगी कैसे करना है, परेशान नहीं होना, बहुत ईजी है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है जी, जो मैं आपको नॉवेल्स की लिस्ट प्रोवाइड करूंगी ना, आपने इन सब नॉवेल्स को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये मैं बताऊंगी आपको। वेबसाइट ढूंढी हुई है मैंने आपके लिए, बड़ी कमाल वेबसाइट है। जैसे आज की बात कर लेते हैं हम मिडल मार्च की ना। मिडल मार्च बाय जॉर्ज इलियट, इन्होंने लिखा था 1874 में ये नॉवल, ठीक है? मिडल मार्च बाय जॉर्ज इलियट। फिर टू द लाइट हाउस, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जो है ना उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है? तो वर्जीनिया वुल्फ के यहाँ पे मैंने 2 नॉवेल्स डाले हैं। एक तो डाला है टू द लाइट हाउस, ठीक है? ये आई थिंक एमए के सिलेबस में भी है, बीजेडयू के। और इसके बाद मिसेस डेलोवे, ठीक है? मिसेस डेलोवे तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्सर इसमें से क्वेश्चन आए हुए होते हैं। फिर उसके बाद चार्ल्स डिकन्स का डाला है मैंने, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। आप सब जानते हैं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस तो ना 10th क्लास की बुक के अंदर भी मौजूद है, तो ये लाजमी करना है। जेन एयर की बात कर ले, जेन एयर की बात कर लेते हैं हम। अब शॉर्लेट ब्रॉन्टे है ना, अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई ना, एक जहाँ से मुझे अहम लगता है। मैंने एक नॉवल पढ़ा,
व्हाइट सरगासो सी, ठीक है। व्हाइट सरगासो सी जब मैंने उसको रीड आउट किया, और मतलब जीन रे ने लिखा है, जीन रे ने लिखा है वो नॉवल, तो जब मैंने उसे रीड आउट किया तो मुझे पता चला कि जो उसका काउंटर पार्ट है दैट इज जेन एयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये काउंटर पार्ट है ये लिखा है शार्लेट ब्रॉन्टे ने। अक्सर मैंने देखा है कि इस नॉवल की इतनी ज्यादा एमसीक्यूज रिपीट होती है ना कि इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए, इसको समझने के लिए कि इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, रोचेस्टर है कौन, मतलब रोचेस्टर है कौन जो इस नॉवल का हीरो है या प्रोटैगनिस्ट उसको बोल सकते हैं, और जेन एयर की बात करें अगर हम लोग, तो इसको समझने के लिए हमें व्हाइट सरगासो सी को पढ़ना ही पड़ता है और थॉरोली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी आपने कैसे पढ़ने हैं। वुदरिंग हाइट्स की बात करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है एमिली ब्रॉन्टे का, ये शार्लेट ब्रॉन्टे की सिस्टर है। वेनिटी फेयर बेहद इंपॉर्टेंट विलियम मैकपीस थैकरे का है ये। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपको याद होगा पहले स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर जो था वो मैंने किस पे दिया था जी, जेन ऑस्टिन पे दिया था, क्योंकि वो फर्स्ट फीमेल नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने हिम्मत की है, फॉर फ्रंट पे आके लिखने की, जिन्होंने अपने नाम से लिखा है, जिन्होंने सूडो नेम को फॉलो नहीं किया, उसका सहारा नहीं लिया उन्होंने। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1984 की, जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल आपको नाम सुना हुआ लग रहा होगा, मैं बताती हूँ कहाँ सुना है आपने बीए में एक समरी पढ़ी होगी, दैट इज शूटिंग एन एलिफेंट बाय जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। तो वो इंपीरियलिज्म पे लिखी गई थी, ये वही वाला बंदा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखता है। 1984 इसका बहुत कमाल नॉवल है, मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत बहुत औसम नॉवल है। हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड, ठीक है। इसमें बात करते हैं हम कॉलोनियलिज्म की, कि कॉलोनियलिज्म कैसे स्टार्ट हुई, कॉलोनीज कैसे बनी, उनकी डार्कर साइड क्या है, ये सब कुछ, और उन्होंने कितने कितने मतलब लोगों के ऊपर जुल्म किए हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स की, या फाउंडलिंग, जो ये हेनरी फील्डिंग ने लिखा है, ठीक है। टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग ने लिखा है, जोसेफ एंड्रयूज भी लिखा है हेनरी फील्डिंग ने, और टॉम जोन्स भी लिखा है। जोसेफ एंड्रयूज जो है वो पामिला की पैरोडी में लिखा है। पामिला किसने लिखा? रिचर्डसन ने लिखा। रिचर्डसन ने फर्स्ट नॉवल क्या लिखा? पामिला। पामिला की जो एक चेस्टिटी की बात कर लें, या फिर जो पामिला का एक मॉरल लुक था, हेनरी फील्डिंग को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। हेनरी फील्डिंग चाहते थे कि एक मॉरल ऐसा हो कि वो पैसे या मटेरियल गेन्स को हासिल करने के लिए ना हो, वो प्योर हो। तो उन्होंने प्योरिटी को शो करवाने के लिए हमें जोसेफ एंड्रयूज नॉवल दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने टॉम जोन्स लिखा है, जिसकी स्टोरी काफी हद तक रिलेट करती है जोसेफ एंड्रयूज से। ज्यूड द ऑब्सक्योर, अब देखें नॉवेल्स की बात हो रही है तो थॉमस हार्डी की तो बात होगी। थॉमस हार्डी का नॉवल रिटर्न ऑफ द नेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है। बीजेडयू में मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है इस नॉवल की, जिसे मैं डिमांड कहूंगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इसका जो नॉवल है ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यूड की स्टोरी है, स्कॉलर बनना चाहता है लेकिन अपने सेक्सुअल नेचर की वजह से स्कॉलर नहीं बन पाता, ठीक है। अब आप पैसेज टू इंडिया की बात करें, पैसेज टू इंडिया लिखा है जी E.M. फोर्स्टर ने। आप सब लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, आई थिंक। ये इंडिया पाकिस्तान की एक छोटी सी स्टोरी भी है, और इसके अंदर मतलब बैकग्राउंड भी चलता है। बैकग्राउंड में मालाबार केव्स दिखाई गई हैं, टेम्पल सीन्स दिखाए गए हैं, और इसके बाद इंडिया का जो एक रियल लुक है वो भी दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा, उस दिन ना लास्ट टाइम चौथा लेक्चर था आई थिंक, और चौथा लेक्चर था, और मैं आप लोगों को ना बात कर रही थी एक ऐसे नॉवल की जिसने मेरी लाइफ को काफी हद तक चेंज करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो उस नॉवल का नाम है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, और ये खाली एक नॉवल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नॉवल है। इसकी रेपिटेशन इतनी है पास पेपर्स के अंदर कि अगर आप इसको पढ़ें तो मतलब आपकी ऑलमोस्ट 3 to 4 MCQs आई हुई होती हैं। अब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है जॉन बनियन ने लिखा है 1678 के अंदर। अब ये एक ऐसे पर्सन की कहानी है जो अपनी ही रूह को ना प्योरीफाई करने की तलाश में भटकता है। एंड इतनी स्पिरिचुअल कहानी है, ऐसा लगता है जैसे अब हम खुद हैं, ठीक है, हम खुद हैं, अपनी लाइफ को ना हम एक पाथवे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें इतनी हर्डल्स हैं और वो आगे को रिलेट नहीं कर पा रही हमारी लाइफ, ठीक है। तो अब ये जो नॉवल है, आई डीपली सजेस्ट सबको ये नॉवल पढ़ना चाहिए, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो, नाम सुना हुआ होगा आपने, आप हेजेस पढ़ के आए हैं बाय डैनियल डेफॉय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉवल, ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह। गुलिवर्स ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट, एक ऐसी स्टोरी जो लगती तो बच्चों की स्टोरी है, कि बच्चों की एक छोटी सी ऐसे अम्यूज्ड स्टोरी होगी, लेकिन ना इसकी एक कोटेशन मुझे अभी भी याद है, और वो कोटेशन ना मतलब ऐसे है कि जो ग्रेट माइंड्स होते हैं ना, वो इसकी सरफेस स्टोरी को भी इंजॉय करते हैं और थोड़ा थोड़ा डीप स्टोरी की तरफ भी जाते हैं। जो ग्रेटर माइंड्स होते हैं
वो इसकी डीप स्टोरी को ज्यादा रिलेट करते हैं और सरफेस स्टोरी को इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन जो ग्रेटेस्ट माइंड होते हैं ना वो इसकी स्टोरी से सबक भी सीखते हैं। इसके अंदर बहुत कुछ बताया गया है, इसके अंदर पॉलिटिकल व्यूज बताए गए हैं, इसके अंदर उस टाइम की जो दो बड़ी पार्टीज हैं विग्स एंड टोरीज, उनके ऊपर पूरी पूरी क्रिटिसिज्म दिखाई गई है। तो ये नॉवल जो है अगर कभी आपने पढ़ना है तो इसको फुली डीपली पढ़िएगा। स्कारलेट लेटर्स की बात कर लेते हैं, बाय नेथानियल हॉथॉर्न। स्कारलेट लेटर, अ स्टोरी ऑफ अडल्ट्री। और इस यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हेस्टर प्रिन जो है उसने इतना ट्राई की, उसने साइकोलॉजिकली भी अपने आप को टॉर्चर करवाया, फिजिकली भी टॉर्चर करवाया जस्ट बिकॉज ऑफ अडल्ट्री, ठीक है, जिसमें वो अकेली नहीं थी, उसमें उसका फेलो सिनर मौजूद था वहां पे, लेकिन उसने अपने आप को छुपा लिया। बट वहां पे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस दिखाए गए ऐसे। एंड आई एम द फैन ऑफ हेस्टर प्रिन एंड शी इज द वन के जिसने हिम्मत और करेज दिखाई है, ठीक है। अब द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, अब यकीन करें आप, अगर आपको कोई नॉवल पढ़ेंगे ना आप और उसमें आप बोर हो जाएंगे फुली। मतलब एक ड्रामा याद है मुझे, वो वेटिंग फॉर गॉडो, मैंने वो पढ़ा, उसका टेक्स्ट मैंने पढ़ा और मैं सोना स्टार्ट हो गई, और मैं मतलब इतना ज्यादा मुझे नींद आई ना उसका टेक्स्ट पढ़ के, मतलब वो इतना बोर था कि उसमें कोई स्टोरी थी ही नहीं। हालांकि उसे मास्टरपीस बोला जाता है, ठीक है, वो मास्टरपीस है वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है। लेकिन अब सीन क्या है जी, ये पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जो है ये भी बाय ऑस्कर वाइल्ड, ये भी ऐसी ही है। एक पिक्चर पेंट होती है और उस पिक्चर की जैसे जैसे उस पर्सन की हालत खराब होती जाती है वैसे वैसे उस पिक्चर की हालत भी खराब होती जाती है, और उसमें बताया गया है कि कैसे हम बर्थ से डेथ तक किस किस स्टेजेस से गुजरते हैं और क्या क्या फेस करते हैं। बेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस, इस नॉवल को आप पढ़ोगे तो आपको टाइम याद रखना पड़ेगा, इतना टाइम याद रखना पड़ेगा, लाइक एक एक मिनट का हिसाब है इसके अंदर। ये ना पूरे एक दिन पे पिक्चराइज किया गया, मतलब एक पूरा दिन एक लेडी की उसका लाइफ का, और उसको बताया गया वो 8 बजे यहाँ थी, 8:10 पे उसने ये किया, फिर दोबारा 8:05 पे उसने ये किया। मतलब इतना कंफ्यूजिंग है ये, इसको समझने के लिए ऑलमोस्ट 2 दिन चाहिए होते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी। द ग्रेट गैट्सबाय बाय एफ स्कॉट फिट्जगर्ल्ड, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट होगा ग्रेट गैट्सबाय, क्योंकि इसके एमसीक्यूज आते हैं, इस वजह से मैंने ये नॉवल डाला है। ये 20 नॉवेल्स हैं, ठीक है, आज मैं नॉवेल्स डिस्कस कर रही हूँ, ये 20 नॉवेल्स हैं। अगर आप लोग ये 20 नॉवेल्स कर लेते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एसएससी क्लियर करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये बोलूंगी कि आप लोग पीपीएससी का कोई भी टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला आप उसको क्लियर करेंगे, चाहे आप वो जो प्रोफेसर्स वाला टेस्ट देते हैं ना तो वो भी इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। बाकी इंटरव्यू का मैं कुछ नहीं कह सकती फिलहाल, उसका मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। खैर, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने सर्च कैसे करना है ना, जिस वेबसाइट से हम इन नॉवेल्स को पढ़ेंगे। आपको मेरी स्क्रीन तो शो हो ही रही होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ हमने करना कैसे है। चल रहा है ना? हाँ जी चल रहा है। आपने सिंपली, गूगल तो सबके पास होगा, ठीक है, गूगल, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक हो गया, वहां पे आपने पहला पहला हमारा नॉवल मिडल मार्च लिखना है, और मिडल मार्च के साथ आप साथ में लिखेंगे GRADE, ग्रेड SAVER, सेवर, ग्रेड सेवर, ये एक वेबसाइट है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मिडल मार्च स्टडी गाइड ओपन हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, अब आप इस वेबसाइट को जरा गौर से देखें, ठीक है, ये समझने वाली बात है। एक समझ आ गई तो आपको इंशाल्लाह ताला सारे नॉवल, सारे ड्रामाज और हर चीज का मटेरियल जो है वो यहीं से मिल जाएगा। स्क्रीन तो ऑफ नहीं हो गई? हाँ जी, अब स्क्रीन शो हो रही है। असल में मेरे सेलफोन की स्क्रीन बंद हो गई थी तो स्क्रीन ऑफ हो गई थी। थैंक यू यार, थैंक यू। अच्छा जी, साइट ओपन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप जरा ना पहले पहले नीचे जाएंगे, ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मिडल मार्च। मिडल मार्च जो ये जो लिखा है, कैसे लिखा, कब लिखा, शाया करने का क्या मकसद था, जस्ट रीड करना है और माइंड में रह जाएगा इंशाल्लाह ताला।
फिर इसकी समरी, मिडल मार्च की समरी, जस्ट आपने क्लिक करना है, समरी आ जाएगी। और समरी भी इतनी इजी है कि मतलब बहुत इजी इन लोगों ने ना बहुत इजी करके की है। मैंने आज तक अपनी जितनी भी समरीज वगैरह प्रिपेयर की हैं इसी साइट से प्रिपेयर की हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई उनकी। फिर आप करेक्टर लिस्ट देख सकते हैं, करेक्टर लिस्ट में कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, इवन उनके एनालिसिस भी बताए गए हैं। ये मैं आज आपको मिडल मार्च पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद थीम्स, कि यहाँ पे थीम्स, इस नॉवल की जो थीम्स हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया और वो भी बड़े मुख्तसर से तरीके से। अगर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और वो ज्यादा सारा पढ़ना चाहता है तो यहाँ देखिए इसके चैप्टर्स भी दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 to 11 का सारा एनालिसिस दिया गया, फिर 12 to 22, 23 to 33, देन 34 to 44 एंड ये लास्ट जो है ना फाइनल 78 से फाइनल तक चलता है। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है तो वो इसका एनालिसिस भी पढ़ सकता है। अब जो मेन चीज है जो मैं आपको करवाना चाहती हूँ, ये सब तो आप पढ़ लेंगे ना, आखिर फिर हमने प्रैक्टिस भी तो करनी है कि आया हम लोगों ने जो पढ़ा वो हमारे माइंड में रहा भी या नहीं रहा। तो यहाँ पे आप देखिए क्विज 1 लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे और आपके सामने 25 एमसीक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में अक्सर उठाए जाते हैं, वो एमसीक्यूज आ जाएंगे। आपने क्या करना है जी, आपने इन एमसीक्यूज को फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद ये देखिए 1 सेकेंड, ये 20, 21, 25, ओके। तो आप लास्ट में इनको क्या करेंगे, सबमिट। अब देखें अगर मैं फिलअप ना भी करूँ ना और मैं सबमिट कर दूं तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होता। आप अगर फिलअप करके सबमिट करेंगे ना, ये देखें जैसे अब मैं यहाँ पे व्हाट आर द नेम्स ऑफ मिस्टर ब्रूक्स स्टेट एंड पैरिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला आ जाता है जी डोरोथियाज 2 सूटर्स एट द बिगनिंग ऑफ द नोवेल आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक कर देती हूँ और नीचे जाके मैं सबमिट कर देती हूँ, ये देखें नीचे जाके मैं सबमिट कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा जी, एक सेकेंड, आपको सारे इंपॉर्टेंट जो इसके जवाबात हैं वो ग्रीन पट्टी में आपको क्या करेंगे, मिल जाएंगे। आप इसको तैयार कर सकते हैं। हर एक नॉवल, हर एक ड्रामा, हर एक पोइट, ठीक है, उसकी पोइट्री से रिलेटेड चीजें सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा। आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए मिडल मार्च की समरी कैसे करना है जी आपने, कल के लिए मैं आपके जिम्मे लगा रही हूँ। देखिए अब थोड़ी सी तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी ना। अब हम लोगों ना ईएससी इंग्लिश वाले जो हैं, अब आप लोगों को मैं रोजाना तो नहीं पढ़ा सकती। हाँ, जितना मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, ठीक है। अब मैंने आपको तरीकाकार तो बता दिया और सारे माशाल्लाह मास्टर्स इंग्लिश करके बैठे हैं, तो आप लोगों को पता है कि हम सर्च कैसे करते हैं, हम खुद से कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मेरे मुताबिक जो मैंने सोचा है, ये जो दिन हमारे पास बचे हुए हैं, अगर मैं रोजाना के रोजाना आपके जिम्मे जस्ट 1 या 2 नॉवेल्स भी लगा देती हूँ, जितना मतलब आप कहें, क्योंकि आगे ड्रामास भी बचे हुए हैं और आगे पोइट्री भी बची हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एजेस करवा चुकी हूँ। और साथ ही साथ इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा है अभी मैं आपको ना लिंग्विस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगी और वो ना 10-10 जो लिंग्विस्टिक के क्वेश्चन है ना, वो इनके साथ में उनका टेस्ट भी लेती रहूंगी। इस तरह आपको काफी फायदा हो जाएगा। तो ना अब आपने करना ये है कि जैसे यहाँ पे मिडल मार्च की समरी मौजूद है, ठीक है, आपको इसने गो थ्रू करना है, इसको अच्छे तरीके से इसको रीड आउट करना है और रीड आउट करने के बाद आप इसके करेक्टर्स वगैरह जो हैं उनको देखिए। ये इतनी सी समरी है जस्ट, अगर हम चाहें ना, मतलब अगर मैं कॉन्शियस होके भी इसको पढूं तो मुझे 20 मिनट लगेंगे, सिर्फ इसके करेक्टर्स पे मुझे 10 मिनट लगेंगे। और जब मैं समरी और करेक्टर कर लूंगी ना, लाइक मुझे 30 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चीज भूलेगी, ठीक है। तो आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं और साथ में आप इसका जो क्विज है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और रोजाना की बेसिस पे अगर हम लोग जैसे ऐसे करते जाएं, रोजाना मैं आप लोगों के जिम्मे एक एसेसिंग ग्रुप जो है हमारा, वहां पे मैं आपके जिम्मे 1 या 2 नॉवेल्स जितने आप कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है अगर कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और अभी हमारे पास टाइम है तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। तो मेरे मुताबिक, जस्ट मेरे मुताबिक, अगर आप लोग 2-2 नॉवेल्स भी एक कर लेते हैं तो जब हम लोग 2 दिन हमारे पास हुआ करेंगे ना, लाइक हमारे पास होता है फ्राइडे और सैटरडे होता है, तो मैं आप लोगों का ना एक ग्रैंड टेस्ट बना दिया करूंगी। जितने नॉवेल्स और जितने हमारे मतलब कुछ ड्रामा वगैरह या कुछ हो गया होगा तो मैं उसका आपका ग्रैंड टेस्ट बना दिया करूंगी और आपको टेस्ट दे दिया कीजिएगा। इससे आपकी प्रिपरेशन ना बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ मैं आपको लिंग्विस्टिक्स जो है ना उसकी भी पोर्शन जो है वो सेंड कर दूंगी।
तो आप में से अगर कोई अपनी राय देना चाहे तो वो दे सकता है कि आप लोग ये ऐसे कर लेंगे, आपको सही लग रहा है? क्योंकि मैंने जितना अपनी तरफ से देखा है, मुझे ये काफ़ी अच्छा मेथड लगा है आप लोगों की प्रिपरेशन करवाने का। तो काइंडली आप में से कोई अगर कुछ आइडिया देना चाहे या उन्हें मेरा आइडिया कैसा लगा है उसके बारे में वो बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ गर्ल्स आप कर सकती हैं। सबके माइक ऑन है। फ़ाइज़ा, बुशरा, आप अगर कोई बात कहना चाहती हैं और शाइस्ता। जी शाइस्ता। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपने कह रही हूँ कि सही है ऐसे जैसे आप करवा रही हैं ना, 2-2 नॉवेल्स डेली के हो जाएंगे, ऐसे सही है ना? और इस तरह ना मतलब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितना मैं मतलब जो मैं करवाना चाहती हूँ ना, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो 2-2 नॉवेल डेली के सही है। बुशरा आप कुछ कहना चाहेंगी? फ़ाइज़ा? नाज़िया मंजूर आप कुछ कहना चाहेंगी इस हवाले से? वालेकुम अस्सलाम नाज़िया। जैसे आप करवाएं वैसे ही अच्छा तो कर लेंगे हम। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर लूँ, स्क्रीन फिर से बंद हो गई। ओके, एलिज़ाबेथ मुश्ताक आप कुछ कहना चाहती हैं मुझे? बोलें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं अभी? हाँ, कुछ हद तक ठीक। थैंक गॉड। जी नहीं मैम, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही। मैं वैसे ईएससी की हूँ, मैं सुन रही थी आपको। अच्छा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, कल का जो हमारा होगा ना इंशाल्लाह ताला, कल हम लोग 2 नॉवेल्स करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि कल मैंने टेस्ट लेना है, तो मैं इनका टेस्ट कल ही ले लूँगी, ठीक है? और हमारे 2 नॉवेल्स में शामिल हैं मिडल मार्च और टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ, ओके? तो कल का आपका जो टेस्ट होगा गर्ल्स, वो होगा मिडल मार्च, आप उसकी समरी करेंगी, करैक्टर्स करेंगी और साथ में आप उसकी थीम्स को भी रीड आउट कर लीजिएगा और क्विज़ ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा उसके बाद, ठीक है? और साथ में आप टू द लाइट हाउस करेंगी बाय वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है? 1927 में इसने लिखा था, बहुत कमाल का नॉवल है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके 3 चैप्टर्स बने हुए हैं, 3 चैप्टर्स को जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे नॉवल समझ में आ जाएगा, आसान सा नॉवल है, ठीक है? ये हो गया और उसके साथ चंदा मैं आप लोगों को लिंग्विस्टिक्स जो है, आज उसके क्वेश्चंस उनका पीडीएफ बना के इंशाल्लाह ताला ये मैं रात को 10 बजे तक पीडीएफ बना लूँगी इंशाल्लाह, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी, ओके? वो हम ऐसा करेंगे उसमें 10-10 या 20-20 क्वेश्चन याद कर लेंगे। सर छोटे-छोटे ना ऐसे मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस रखे हुए हैं, वो 10-10 या 20-20 भी आप याद कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा काफ़ी ज़्यादा। अब जस्ट लास्ट में एक चीज़ है, जो मैं देखना चाह रही थी, जस्ट एक चीज़ है, वो देख लेते हैं हम। ओहो! खोलना क्या चाह रही थी, क्या खुल गया है? 1 सेकंड। जी, मैं ये खोलना चाह रही थी। आज हमारा जो टेस्ट था ना, वो मैंने बनाया था पेज नंबर 68 से लेके 78 तक। मुझे स्टूडेंट ने ही बताया था और थैंक यू यार आपने मुझे बता दिया वरना मुझे ना काउंट करना पड़ता दोबारा से। और अब ना हम एंड की तरफ पहुँच चुके हैं, तो मैं चाह रही हूँ ये बुक तो हम एंड कर लेना। आई होप आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ हो, ठीक है? क्योंकि ये सारे ही पास्ट पेपर्स हैं, आप देखिए सारे पास्ट पेपर्स चल रहे हैं। अब हम लोग करेंगे चंदा 79 से, पेज नंबर 79 से हम लोग करेंगे। अब मैं ना पेजेज़ के हिसाब से दे रही हूँ, ठीक है? और पास्ट पेपर्स के हिसाब से नहीं दे रही। अब देखिए हम 2009 के पास्ट पेपर्स पे पहुँच चुके हैं माशाल्लाह से। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दे रही हूँ पेज नंबर 79 से लेके और 90 तक, ठीक है? ये देखिए 90 तक दे रही हूँ। पेज नंबर 79 से लेके और 90 तक दे रही हूँ। कल के टेस्ट में 2 नॉवेल्स मिडल मार्च, ठीक है? और टू द लाइट हाउस। उसके साथ ही यहाँ पे पेज नंबर 79 से लेके 90 तक ये एमसीक्यूज़ होंगे।
और ये इंशाल्लाह ताला ये जल्दी खत्म होने वाला है, ये देखिए ना बिल्कुल जल्दी ये खत्म होने वाला है। और साथ में ना लिंग्विस्टिक्स के 10 शॉर्ट क्वेश्चन है यार, वो बहुत इजी हैं, ठीक है। वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी, ठीक है। मिडल मार्च के बारे में अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो क्यों ना मैं पढ़ दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए हमने करना कैसे है, ठीक है। अब डोरोथिया और सीलिया जो है ना आर 2 मिडल मार्च सिस्टर्स ऑफ मैरिजेबल एज, ठीक है। अब वो सिस्टर्स हैं और ना उनकी अब शादी की उम्र हो चुकी है। अब डोरोथिया जो है वो चूज करती है कसाब, ये जो कसाउबन है, ठीक है। कसाउबन को ड्राइड अप ओल्ड स्कॉलर, एक ऐसा स्कॉलर जो बड़ा खुश्क मिजाज किस्म का बंदा है, फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के तौर पे, मच टू एवरीवन्स डिसमे। अब देखें खुद तो वो चूज करती है लेकिन हर कोई जो है ना उसके डिसीजन से खुश नहीं होता। सीलिया जो है वो काफी सेंसिबल होती है, वो चूज करती है सर जेम्स चैटम को, ठीक है। सर जेम्स चैटम को वो चूज करती है, लोकल नोबलमैन हु वांटेड टू मैरी डोरोथिया। अब यहाँ पे बात याद रखिएगा, शादी करना चाहता था जेम्स किससे, डोरोथिया से, और उसकी शादी जो है वो किससे होनी है, सीलिया से, ठीक है। अब सीलिया और मिस्टर ब्रूक जो है, यहाँ पे मिस्टर ब्रूक की बात करें तो हम मिस्टर ब्रूक डोरोथियाज अंकल जो है ट्राई टू काउंसल हर, वो उसको काउंसल करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट मैरिंग कसाउबन, दाओ शी विल नॉट लिसन। अब देखें, अब जाहिर सी बात है सीलिया जो है वो उसको काफी ज्यादा कोशिश करती है और उसके अंकल भी कोशिश करते हैं मिस्टर ब्रूक के वो शादी ना करे, लेकिन जो डोरोथिया है वो उसको लाइक करती है बिकॉज ही इज एजुकेटेड एंड शी वांट टू लर्न, वो सीखना चाहती है थ्रू द मैरिज इज अ टोटल मिस्टेक। लेकिन दाओ ये जो मैरिज होता है ना, शादी है उसकी, वो एक टोटल ब्लंडर है, टोटल मिस्टेक है। अब यहाँ पे बात करते हैं डोरोथिया की और कसाउबन की, ठीक है। वो उनकी शादी हो जाती है, कसाउबन जो है वो होप करता है फॉर समवन टू कंफर्ट एंड सर्व हिम। अब वो चाहता है कोई उसे कंफर्ट दे, कोई उसकी खिदमत करे जरा। एंड डोरोथिया वांट्स टू बिकम इन यूज इन हिज वर्क, वो चाहती है कि वो ना यूजफुल हो जाए उसके वर्क में, मतलब वो काम करना चाहती है, उसके साथ पढ़ना चाहती है। दे गो ऑन हनीमून इन रोम, वो रोम में हनीमून के लिए जाते हैं। दे विल मेट विल लेडिस्लो, ठीक है। ये है जी इसकी यंग कजन है, किसकी, कसाउबन की। और उसके बाद यहाँ पे होम जो कसाउबन है ना वो उसे डिसलाइक करता है बहुत ज्यादा। किसको डिसलाइक करता है जी, विल लेडिस्लो को। अब उसके बाद डोरोथिया और विल जो है वो दोस्त बन जाते हैं और जो दे लव टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं। एंड सीम टू हैव अ रियल कनेक्शन, मतलब उनका एक अच्छा एक कनेक्शन जुड़ जाता है फ्रेंडशिप का, विच कसाउबन जो है इज वेरी जेलस ऑफ, जिससे कसाउबन बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। डोरोथिया फील करती है अपने आप को अलोन और अनवांटेड एज हर हस्बैंड जो है वो डिवोट करता है अपना फुल टाइम अपनी स्टडीज को, टू हिज स्टडीज, उसकी स्टडीज को, एंड नन टू हर, मतलब उसकी स्टडीज को तो टाइम देता है लेकिन अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता। अब यहाँ पे बात करते हैं जी फ्रेड विंसे की। ये एक इररिस्पॉन्सिबल यंग मैन है जो कि हु इज यूज्ड टू पीपल, वो पीपल को क्या करता है, प्रोवाइड करता है मनी ही नीड, जब किसी को पैसे की जरूरत हो ना तो वो उसको पैसा देता है, ठीक है। ही वॉज अनेबल टू फिनिश कॉलेज, वो कॉलेज नहीं अपना मुकम्मल कर पाता बिकॉज ही हैड नो एप्टीट्यूड फॉर इट, उसे उससे बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई से मोहब्बत नहीं होती। एंड ही हैज अ गैम्बलिंग डेब्ट अगेंस्ट हिम, उसको ना जुए जो है ना, जुए में पैसा हारा हुआ होता है, तो जुए का जो कर्जा है ना वो भी देना होता है। विच ही कैन नॉट पे, जो वो पे नहीं करता बिकॉज ही हैज नो जॉब, उसकी कोई जॉब नहीं होती। ही हैज कैलेब ग्राथ सॉरी कैलेब गार्थ, एक ऑनेस्ट फैमिली मैन को साइन फॉर द डिबेट डेब्ट। अब देखिए एक मजे की बात बताती हूँ आपको, जब भी हम कर्जा लेते हैं तो हम किसी को जमानती बनाते हैं अपना। अब बेचारे ये कैलेब है ना, ये इसका जमानती बन गया। अब जो फ्रेड है, फ्रेड विंसे रिसीव करता है मनी फ्रॉम हिज अंकल, ठीक है। अंकल जो है फीदरस्टोन, विद विच टू पे द डेब्ट। However, he wastes his money, उसकी जो मनी है वो वेस्ट करता है, और जो गार्ड्स होता है ना who have little money, जिसके पास कम पैसा होता है, end up having to pay it, बेचारा बड़ी कोशिश करके उस मनी को वापस पे करता है। फ्रेड इज वेरी सैड, वो बड़ा सैड होता है, since he believe that this will jeopardize his hope for marry their oldest daughter। तो मतलब यहाँ पे उसकी जो मतलब उसकी जो बेटी होती है मैरी, तो उसके लिए जो उसकी जो होप्स होती है उसको जोपरडाइज करने की, उसको लाइफ में आगे सेटल आउट करने की, वो जो होती हैं वो डिसमिस हो जाती हैं। आ यंग डॉक्टर नेम लिटगेट, अब लिटगेट की बात करें, मूव करता है टू द टाउन, ठीक है। ही हैज न्यू मेथड्स इन मेडिसिन, मतलब मेडिसिन में उसने नए नए मेथड्स डिस्कवर कर रखे होते हैं, which make some of the older more established doctor his enemies। अब देखें एक नया यंग बंदा आया, उसमें टैलेंट था,
तो जो सीनियर्स होते हैं ना, हालांकि वो सीनियर्स होते हैं फिर भी ना उस यंग से जलना स्टार्ट हो जाते हैं, और यही सारी बात इसके साथ हुई थी, उसके एनिमीज बन गए। उसमें था रोजामोंड द विंसेस Vain daughter take to him immediately because he has good connections and is new to Middlemarch. Middlemarch जगह का नाम है, आपको अब तो पता चल ही गया होगा अब तक तो। He likes her, वो उससे मोहब्बत करना स्टार्ट कर देती है, पसंद करती है, but doesn't plan to marry, लेकिन शादी का नहीं सोचती। She believes he is all hers, वो उसी का है, and will propose very shortly, मतलब वो उसको propose करती है बड़ा shortly। अब जो लिटिगेटर टेक्स द कंट्रोवर्शियल स्टेप ऑफ चार्जिंग पेशेंट्स फॉर हिज सर्विस। अब वो एक स्टेप उठाता है जो बड़ा तनाज़े का बायस बनता है, बड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं उस पे। क्या वो होता है जी कि वो जो उसकी सर्विसेज है ना, अब उसके लिए पैसे लेगा पेशेंट से। सम पीपल डोंट लाइक दिस न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट लिटिगेट जो है इज एबल टू क्योर सम डिफिकल्ट केसेस, सो हिज रिनॉन जो है इज मिक्स्ड। मतलब अब वहां पे कुछ लोग होते हैं जो उसके हक में होते हैं। यहाँ पे सिंपल बात करो ना, एक प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया था उसने। अब जो लिटिगेट है इज ड्रॉन टुवर्ड बुलिस्ट्रॉड, ठीक है, बुलिस्ट्रॉड जाता है जी, एंड हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल दाउ नन टू वेल लाइक्ड इन द टाउन। मतलब अब जो है बुलिस्ट्रॉड जो है वो इतना ज्यादा फेमस नहीं है। लिटिगेट इज आल्सो कंपेल्ड टू वॉट विद बुलिस्ट्रॉड और उसके बुलिस्ट्रॉड एंड ऑन सर्टेन इश्यूज लाइक हु टू सर्व एज हॉस्पिटल चैपलिन। हॉस्पिटल में चैपलिन के तौर पे कौन सर्व करेगा? ही डज दिस टू प्लीज बुलिस्ट्रॉड दाउ ही डज नॉट प्लीज हिज कंसाइज। अब वो फैसला तो ले लेता है, फैसला लेता है कि वो बुलिस्ट्रॉड जो है ना उसको वहां पे एज चैपलिन लगा देगा, लेकिन उसका जो जमीन है ना वो अभी मुतमईन नहीं होता इस फैसले से। अब जो फीदरस्टोन है ओल्ड क्रैंकी मैन है, हु इज द रिलेटिव ऑफ गार्ड्स। गार्ड्स के आपके बारे में बता चुकी हूँ मैं, और विंसीज के बारे में, फ्रेड विंसी के बारे में बता चुकी हूँ, इज डाइंग, ठीक है। द ओल्ड क्रैंकी मैन हु इज अ रिलेटिव ऑफ गार्ड्स एंड विंसीज, वो मर रहा होता है। His relatives all come to visit, वो उसके पास विजिट करने आते हैं, hoping that he will put them in his will, वो उसे अपने अपने मतलब अपनी विल के मुताबिक आगे लेके जाएगा, and hoping that since he has tons of money and property, अब उस बंदे के पास पैसा बहुत है फीदरस्टोन के पास। फ्रेड जो है वो स्पेशल हॉप्स होती हैं कि उससे पैसे ले लेगा, एंड बीइंग ऑल क्लोज एंड ओल्ड, क्लोज होता है वो ओल्ड मैन के, मोस्ट पीपल जो होते हैं वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं। फीदरस्टोन के जो रिलेटिव होते हैं टर्न अप इन ड्रोव्स व्हेन ही इज सिक, ऑल होपिंग टू बिकम, कि वो उनको मतलब सब चाहते हैं कि उसे पैसे मिल जाए ना उनके। He ignores all of them and has Mary Garth, who is his housekeeper, either entertain them and have them go away. He dies and leaves everything to his illegitimate son, Mr. Rick. अब रिश्तेदारों को तो ये बड़ी गलत फहमी होती है कि उनको पैसा मिल जाएगा, चाहे वो उसे सोने में भी नहला देते ना, फिर भी वो पैसा किसको देके गया? अपने इलएस्टिमेट, अपने नाजायज बेबी को, दैट इज मिस्टर रिक। लिविंग फ्रेड वेरी डिसअपॉइंटेड, इस बात में फ्रेड को जाहिर है उसे पैसे की जरूरत थी फ्रेड विंसी को, तो उसको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। डोरोथिया का जो मैरिज है कंटिन्यूज टू बी वेरी अनप्लेजेंट थिंग, जाहिर है डोरोथिया की शादी भी बड़ी अनप्लेजेंट चल रही थी। द डायनेमिक ऑफ देयर मैरिज जो थी डजंट चेंज, वो चेंज नहीं हुई। दाओ कसाउबन जो है वो ग्रो हो गया, मोर इरिटेबल, जाहिर है उसको इरिटेट करना स्टार्ट हो गया। ही एक्सपेक्ट हर टू डिवोट ऑल हर टाइम टू मेकिंग हिम फील बेटर, कि वो उसको बेटर फील करवाए, सूथिंग करे, मतलब वो सिंपली चाहता था हर वक्त उसकी खिदमत ही करती रहे। However, he doesn't tell her what he wants to her. बताता नहीं था उसको, just चाहता था. Leaving her completely confused about everything. He doesn't expect that Dorothea जो है should be human being with her own opinions and ideas. Dorothea जो है become less and less content in the marriage. उसको अब शादी से नफरत होना स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, विल लेडिस्लो जो है मूव करते हैं मिडिल मार्च में, मतलब वो भी मिडिल मार्च में आ गई। मस्ट टू कसाउबन्स डिस्प्लेयर, वो और भी ज्यादा मतलब उसको जाहिर अपनी कजन पसंद नहीं थी तो और भी उसको मसला हो गया। मिस्टर ब्रूक जो है डोरोथिया का अंकल जो है उसने न्यूज़पेपर लिया, बॉट अ न्यूज़पेपर द पायनियर, और हायर किया विल को टू वर्क ऑन इट। विल के बारे में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। विल एंड मिस्टर ब्रूक जो है वो पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव हो गए, एंड विच मीन्स दैट दे आर नॉट वेल लाइक्ड इन द नेबरहुड। अब जो पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव हो जाते हैं ना उनको नेबरहुड वाले लाइक नहीं करते। Mr. Brooke decides to try and run for office, but he is mocked a great deal and give up. ट्राई करता है वो अपनी पूरी की पूरी, लेकिन एंड पे जिसे कहते हैं ना कामयाब नहीं हो पाता। विल इज वेरी पॉलिटिकली अडेप्ट नाउ एंड शुड गो इनटू पॉलिटिक्स हिमसेल्फ समडे। विल चाहता था कि वो किसी न किसी दिन पॉलिटिक्स में चला जाएगा। लिटिगेट जो है दाओ ही हैज नो इंटेंशन
वो कोई इंटेंट नहीं था उसका शादी करने का। वो प्रपोज करता है रोजामंड को, ठीक है, रोजामंड की पहले बात हो चुकी है, शी एक्सेप्ट कर लेती है, उन दोनों की शादी हो जाती है। जो कपल है वांटेड दैट दे आर नॉट सूटेड फॉर ईच अदर। अब वो द कपल आर वांट, उन्हें लोग वार्न करते हैं कि वो एक दूसरे का परफेक्ट सूटर नहीं है, लेकिन रोजामंड जो है वो हैज नो सेंस ऑफ मनी एंड लाइक्स थिंग्स दैट आर टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसको सेंस ऑफ मनी नहीं है, वो पैसा ज्यादा खर्च करती है, टू एक्सपेंसिव चीजें जो है ना वो बॉट करती है। However, the two are married, वो शादी हो जाती है, और जो रोजामंड है soon begins spending more than Lydgate actually has saved। बेचारे ने जितना सेव किया होता है उससे ज्यादा वो उड़ाना शुरू कर देती है। कसाबंड जो होता है बैड कंडीशन में होता है, लिडगेट जो होता है वो उसे कहता है कि ये एक हार्ट एलिमेंट है, और इसके एलिमेंट है, सॉरी हार्ट एलिमेंट है, दिल की एक तकलीफ है, एंड कैन किल हिम सडनली, उसको मार देगी। कसाबंड जो है वो डोरोथिया को कहता है कि वो प्रॉमिस करे कि उसकी विशेष जो है उसको पूरा करेगी उसके मरने से पहले। शी डज नॉट प्रॉमिस इमीडिएटली, वो पहले तो प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन बाद में वो उसका अपना आंसर देती है, वो मर जाता है, एंड शी इज विडोड, वो क्या हो जाती है, बेवो हो जाती है। अब देयर इज अ क्लॉज इन कसाबंड विल, उसकी विल में एक क्लॉज होती है अबाउट डोरथिया नॉट मैरिंग विल, कि डोरथिया विल से शादी नहीं करेगी, और एल्स ये किसी से शादी नहीं करेगी, शी फॉरफिट्स हर प्रॉपर्टी, तो उसको उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। दिस क्लॉज जो है एक शॉक होती है उसके लिए, एंड डजंट स्पीक वेल ऑफ विल्स करेक्टर, वो उसके बारे में भी नहीं जानती इतना ज्यादा। डोरथिया गोज टू विजिट हर सिस्टर एंड सर जेम्स। अब शुरू में बात याद रखें, जेम्स किसको पसंद करता था, डोरथिया को पसंद करता था। अच्छा जी, एंड देयर न्यू बॉर्न बेबी, उनका बेबी भी आ चुका है जी, ऑर्थर, उन दोनों की शादी हो गई थी ना, इसकी डोरथिया की सिस्टर की, सिलिया की। However, she soon finds out about the clause and is deeply troubled by it। जाहिर है उसे पता चल गया कि वो तो उसको जीने का छोड़ के ही नहीं गया। Fred जो is told to get a job by his father, और उसके बाद instead of all that he can do is go back and finish school, उसे फिनिश करना चाहिए था अपना स्कूल, which makes Mary a little happier, जो मैरी उसकी डॉटर को little happier बना देता। The guards जो है come up with a great deal of good fortune। क्लैब गार्ड जो है गेट सम न्यू प्रॉपर्टीज टू मैनेज, और उसके अलावा विच मीन्स दैट जो फैमिली है उस हैज सम मनी, उनके पास कुछ पैसा एट लॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फेयर ब्रदर की और उसकी वो स्टार्ट करते हैं अपने आप को ग्रो करना। डोरोथिया गिव्स देम हर लार्ज पैरिश, वो उसको अपना लार्ज पैसा देती है मनी का, एंड एक्स्ट्रा इनकम देती है। विल अलाउ फॉर, यहाँ पे फेयर ब्रदर्स जो है कि वो विल अलाउ टू मैरी, उनको शादी करने की इजाजत देती है, एंड विल इंश्योर दैट दे विल हैव इनफ मैरी मनी टू लिव अ लिटिल बेटर। मेनवाइल लिडगेट जो है वो डीपली इन डेप्थ, वो बेचारा डेप्थ में मकरूज हो गया, क्योंकि जो उसकी बीवी है वो बहुत ज्यादा खर्च करती है, वो अपने लोन्स को पे बैक नहीं करता, बिजनेस उसका फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। रोजामंड जो होते हैं अप्लाइड टू हर फादर एंड हिज अंकल फॉर लोन, बट नथिंग सीम टू वर्क। ही इज अ नर्वस डेस्परेट स्टेट, वो डेस्परेट स्टेट में होता है, और कि उसने अच्छी लड़की से शादी नहीं की। रोजामंड बिगेन टू हेट हिम बिकॉज वो ट्राई करता है कि उसके सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाएं। अब उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि जिससे वो पसंद करती थी ना, जिस वजह से उसको, वही वजह जो है वो खत्म हो रही है। शी ट्रेयर्स हर प्रीशियस थिंग मोर देन शी डज हर हस्बैंड, मतलब उसको अपने हस्बैंड से ज्यादा ना उसको चीजें जमा करने की शौक थी, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो। अब वो स्ट्रेस हो जाती है कि वो कहाँ से पैसा दे। शी बिगिंस कीपिंग कंपनी विद विल, उसे विल और लेडिस्लॉ के साथ कंपनी स्टार्ट कर देती है वो, और उसके बाद उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। ही डजंट, वो नहीं होता, बट रोजामंड जो है उसको सम टाइम के लिए अपने पास मतलब लाइक रख लेता है। अब उसके बाद विल जो है फाइंड आउट करता है कि जो क्लॉज है कॉजाबर्न की विल की, वो बड़ी डिटरमाइंड है कि वो उसको लीव करेगी, तो ज़ाहिर है उसकी प्रॉपर्टी भी लीव करनी पड़ेगी। ही सीज डोरोथिया वन लास्ट टाइम एंड दे, वहां पे वो कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को, वो लीव कर देता है लंदन के लिए एक और जॉब के लिए, वो डोरोथिया वहीं पे रहती है, और वो कोशिश करती है कि दोबारा उसके बारे में इतना ना सोचे। फ्रेड जो है डजंट वांट टू गो इनटू क्लर्जी, वो क्लर्जी में नहीं जाना चाहता। अब उसका जो फोर्थ फेयर ब्रदर्स हैं वो स्पीक करते हैं मैरी से उसके लिए। मैरी कहती है कि वो डिटरमाइंड है कि वो मैरी करेगी फ्रेड से इफ ही विल मेक गुड ऑफ हिज प्रॉमिसेस टू गेट अ जॉब। आई एम रियली सॉरी, मैरी उसकी डॉटर नहीं उसकी लवर है, रियली सॉरी अबाउट दैट, बट सेज ही शुड नॉट बी अ प्रीचर। फ्रेड डिसाइड करता है क्वाइट बाय एक्सीडेंट टू बिकम एन असिस्टेंट टू मैरीज फादर। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि हिज पेरेंट्स जो हैं आर नॉट वेरी प्लीज बाय दिस, बट दिस इज ऑल ही वांट्स टू डू एंड ही हैज एक्ट फॉर हर। अब यहाँ पे ब्लिस्टॉर्ड की बात कर लेते हैं। बाय करता है स्टोन कोर्ट को फ्रॉम मिस्टर रिग। मिस्टर रिग जो है वो उसका इल एस्टिमेट चाइल्ड है, ठीक है, जो कि डिसाइड करता है कि लीव कर देगा टाउन को और दोबारा जाएगा कोस्ट सीज की तरफ। अब यहाँ पे ब्लिस्टॉर्ड जो है मेट करता है मिस्टर रिफल्स को,
अब यहाँ पे जो मैन है इसके पास से है, उसके एक्सीडेंटल टाइम से है। मिस्टर रिफल जो है वो एक क्वेश्चनेबल बिजनेसमैन है, सेल करता है स्टोलन गुड्स को, मतलब चोरी हुई चीजों को। एंड विल जो है वो ब्लैकमेल करता है ब्लेस्ट्रॉड को इफ ही डजंट गेट मनी, अगर उसको पैसा ना मिला हो तो वो क्या करेगा, उसको ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देगा। रेफर जो है वो रिक की मदर से जो इलएस्टिमेट चाइल्ड था रिक, उसकी जो मदर है उससे शादी करता है, बट रिक जो है वुडंट गिव हिम एनी मनी, उसको कोई पैसा नहीं देता, एंड टोल्ड हिम टू लीव इमीडिएटली। जस्ट एक सेकेंड ना, टाइम हो गया, मैं देख लूं। हाँ बस थोड़ी सी रह रही है ये। अच्छा जी, यहाँ से अब आपने पढ़नी है। रिक एंड अगेन जो करता है वो हॉन्ट करता है ब्लेस्ट्रॉड को। यहाँ से आपने ना ये यहाँ तक अब दोबारा इसको रीड आउट करना है, क्योंकि टाइम एंड हो गया और आप लोगों का भी टाइम ज़ाहिर है प्रीशियस होता है। तो ये आपने कंप्लीट जो है इसको रीड आउट करना है, इसके बाद इसकी करेक्टर लिस्ट को रीड आउट करना है, इसके क्विजेस को रीड आउट करना है। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों का क्या होगा जी, टेस्ट होगा। टेस्ट में आपके 10 जो हैं वो आएंगे लिंग्विस्टिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके साथ ही चंदा आप लोगों की आएगी जी, क्या आएगी, 79 to 90 जो है वो क्या आएंगे आपके MCQs पास्ट पेपर्स के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जितना मैंने करवाया है। बाकी आप लोग क्लियर कर सकते हैं, खुद इसे पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर मुझे बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा, रोज़ाना की बेसिस पे 2 नॉवेल्स का। और इंशाल्लाह ना मैं आहिस्ता आहिस्ता ना ड्रामा की भी लिस्ट मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके लिए यार पढ़ना पड़ता है, पहले पास्ट पेपर्स देखने पड़ते हैं सारे। अभी तो मैंने ये जो आपकी बुक है ना ये रीड आउट किया है काफ़ी ज़्यादा ना, तो इसमें मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगे पूरे में ना नॉवेल्स वो मैंने उठा लिए हैं। अब इंशाल्लाह ताला अब मैं ड्रामा की लिस्ट बनाऊंगी, इसी तरह पोइट्री की बनाऊंगी और प्रोज की बनाऊंगी, और साथ ही साथ आपको लिंग्विस्टिक्स भी कराऊंगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों का कवर हो जाएगा। और याद रखिएगा एजेस नहीं भूलनी, एजेस के टेस्ट भी आपने बार बार रिपीट करने, और एजेस भूलनी नहीं है आप लोगों ने, ठीक है? इसीलिए मैंने आप लोगों को एजेस पूरी करवाई हैं। पोस्ट मॉडर्न एज रह रही है, उसकी स्लाइड इंशाल्लाह अगले लेक्चर से पहले पहले बनाने की कोशिश करूंगी मैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है ना, तो काफी इश्यूज होता है हमें भी। ओके गाइज, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज मैं अपनी मीटिंग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम एंडिंग द सेशन। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।